नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 26,000 फीट का लेवल पार करने के बाद जैसे कोई प्लेन ऊंचाई पर कभी कभी टर्बुलेंस फेस करने लगता है, वैसा ही कुछ रुझान हमने निफ्टी में भी देखा। और टर्बुलेंस भी छोटी मोटी नहीं, ये टर्बुलेंस निफ्टी को 26,000 से ज़्यादा की ऊंचाई से 22,000 के नीचे तक ले आई, लेकिन अभी भी स्थिरता के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। इसकी 3-4 वजह हैं। पहली ये कि तिमाही नतीजे कमजोर रहे हैं, जिससे हमारे बाजारों के वैल्यूएशन ऊंचे रहे हैं, जिस वजह से एफआईज बिकवाली कर रहे हैं। अक्टूबर से लगातार उनकी बिकवाली जारी रही है। हमारे जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स भी कमजोर रहे हैं। दूसरी तिमाही में 5.4% का नंबर आया था, कई क्वार्टर्स के लो पर था। थोड़ी सी सुधार जरूर देखने को मिली। सरकार भी बजट में इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। और उसके साथ साथ चौथा फैक्टर है ट्रंप साहब की वापसी और उनके टैरिफ्स। 21 जनवरी को पदभार संभालने के बाद 1 फरवरी को ही ट्रंप साहब ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी थी। इससे दुनिया भर में दोबारा ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर की आशंका गहरा गई है। तीसरी तिमाही में हमारी जीडीपी ग्रोथ तो सुधर गई, आरबीआई ने रेपो रेट कट का एक तोहफा भी हमें दे दिया, लेकिन ग्लोबल चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। इसे समझना बहुत ज़रूरी है और इसे समझाने के लिए ही आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ स्ट्राइक मनी एंड इंडिया चार्ट्स के फाउंडर रोहित श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रोहित सर आपका मनी 9 पर। वेलकम टू मनी 9 सर। थैंक्स अलॉट संदीप जी, मुझे बुलाने के लिए इस विशेष प्रोग्राम पे। इससे पहले कि हम चर्चा को शुरू करें, पहले थोड़ा आपको बता देते हैं कि रोहित श्रीवास्तव जी के बारे में। इनका भारतीय बाजारों में 30 साल से ज़्यादा का, यानी कि 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितना अच्छे से ये हमारे बाजारों को ट्रैक करते हैं, उतनी ही अच्छी पकड़ इनकी ग्लोबल मार्केट्स, टेक्निकल एनालिसिस और कमोडिटी मार्केट्स पर भी है। तो सर, 3-4 मुद्दे हैं जिनको मैं आपसे इस खास चर्चा में टच करना चाहूँगा और आपके लंबे अनुभव से समझना चाहूँगा, जिससे हमारे दर्शकों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला वैल्यूएशन, फिर है तिमाही नतीजे, दूसरा एफआईएस की बिकवाली, तीसरा इकॉनमी और चौथा है ग्लोबल फैक्टर, जिसमें ट्रंप साहब सबसे ऊपर चल रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रंप साहब से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो उनका लगभग सर 2 महीने का कार्यकाल हो चुका है, उसको आप कैसे देखते हैं? और 2016 से 2020 वाला जो उनका टेन्योर था, उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो टेन्योर है वो आपको कैसा लग रहा है, कितना अलग है उससे ये? तो पहले वाले टेन्योर में श्री डोनाल्ड ट्रंप यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने काफी हद तक अपनी तौर तरीके को लोगों के सामने रखा था। उन्होंने काफी बाजारों के बारे में जब भी बोलते थे, तो बाजारों में वॉलेटिलिटी देखी जाती थी। तो इस चीज के लिए थोड़ा बहुत लोग शायद तैयार रहे होंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि उनके प्रेसिडेंट होने के बाद यूएस के जो बाजार हैं वो सबसे पहले ऊपर की तरफ उछले। दिसंबर महीने तक ऊपर थे। जनवरी में थोड़ी बहुत बिकवाली देखी गई, उसके बाद भी वापस ऊपर आ गए। ऑल टाइम हाइस की तरफ एसएनपी ने जनवरी में फिर से कदम रखा। तो यूएस के बाजार अब जाके इस महीने थोड़ी बहुत सेलिंग देख रहे हैं। हम्म। और बट उन्होंने जो पहले भी किया था, उन्होंने कुछ चीजें टैरिफ्स को लेके, कुछ चीजें जो जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, दूसरे देशों के साथ अपना नोकझोंक करना और अपनी बात मनवाना, वो हमने पहले जो देखा था उसी चीज को और एग्रेसिवली अब वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके आंकड़े जो हैं अपने पार्लियामेंट में, अपने हाउस में काफी अच्छे हैं। तो उस हिसाब से वो चाहते हैं कि जो पहले कर रहे थे उसको और अच्छे तरीके से कर पाएं और अपनी बात मनवाने में जो चतुराई है वो दिखाते हैं। वो चीज हम लोग शायद देख रहे हैं, बट उसका असर जो है मार्केट में वॉलेटिलिटी के तरीके से हमें डील करना पड़ता है, और उसी चीज को हम लोग डील कर रहे हैं। मैं इनफैक्ट सर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर आपसे बोलूं कि ट्रंप के धमकाने, टैरिफ लगाने और बाद में हटा लेने की जो रणनीति है, उसका आप हमारी जो इकॉनमी है, हमारे जो मार्केट्स हैं, उसके ऊपर किस तरह का असर देखते हैं? कुल मिला के देखा जाए, जो टैरिफ वार या फिर जो ट्रेड वार उन्होंने छेड़ा है हमारे मार्केट्स के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए, उसका आप कैसा इम्पैक्ट देखते हैं? तो आप अगर थोड़ी बहुत नजर लगाएंगे, अच्छी बात इसमें है कि शुरू शुरू में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ मुलाकात की। इस महीने हमारे फाइनेंशियल, हमारे जो टीम है भारतीय, वो भी उनसे मिलके आई। तो ये सब अगर हम लोग बाजार के नज़र से देखें तो बहुत ही प्रोएक्टिव दिखता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रोएक्टिवली यूएस के गवर्नमेंट के साथ साथ काम कर रही है।
ताकि इसका असर हमारे इकोनॉमी पे कम से कम हो। ओके, इसका पूरा जो इम्पैक्ट है हमारे सामने धीरे धीरे आएगा। बट ऑलरेडी आपने देखा जब प्रधानमंत्री इंडिया में वापस आए, भारत में वापस आए, तो अगले दिन ही आपने अनाउंसमेंट देखा कि टेस्ला जो है भारतीय बाजारों में एंट्री ले रहा है। ईवीज के मार्केट में जो टैक्सेस हैं वो कम किए गए। तो क्लियरली हम लोग उनके साथ साथ काम करने के लिए तैयार हैं, और ये एक सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव है। और इसका मतलब है कि भारत के इकोनॉमी पे इसका असर शायद आगे जाके कम ही होगा। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि उनकी जो बातें हुई हैं पिछले हफ्ते, उसमें भी काफी कुछ ऐसे मेजर्स वो लेंगे जिससे कि इम्पैक्ट जो है अपने ऊपर कम हो। तो वी आर विलिंग टू कोऑपरेट, दैट इज द गुड न्यूज आउट ऑफ द एंटायर प्रोसेस। कॉपरेट करने के लिए हम तैयार हैं सर। ये तो हमने बजट के दौरान भी कुछ अनाउंसमेंट्स हुए थे जिसमें हमने इस चीज़ की झलक देखी थी। लेकिन हमारे लिए जो ट्रेड वॉर है, अगर ये लंबा चलता है तो कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। हालांकि जैसे आपने मेंशन किया सर, पीयूष गोयल साहब यूएस गए थे, हर आइटम पर बारीकी से चर्चा हुई, लेकिन कोई आउटकम नहीं निकलता हुआ दिखा है, क्योंकि दोबारा से फिर से रिव्यू करने के लिए बोला गया है। क्योंकि जो प्रस्ताव, जो प्लानिंग, जो टैरिफ्स हम लेके गए थे उनके सामने, उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। कुछ बजट की जैसे मैं बात कर रहा हूँ सर, हैवी मोटरसाइकिल्स पर का जो इंपोर्ट होता है हमारे देश में, उस पर ड्यूटी कट की गई थी। कारों पर भी ड्यूटी घटा दी गई, जैसा आपने कहा भी ईवी पॉलिसी को जब का जो अनाउंसमेंट हुआ था उसमें। लेकिन सर हमारे लिए ये कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा ट्रेड पार्टनर है हमारा यूएस, और काफ़ी कंपनियां हैं हमारे देश में जो कि एक्सपोर्ट डिपेंडेंट हैं। नहीं, तो इस पे काफी लोगों ने रिसर्च किया है कि नेट इम्पैक्ट अगर ड्यूटीज लगती भी हैं तो शायद बहुत ज्यादा असर ना हो। बट इसका जो मैक्रो इम्पैक्ट है, क्योंकि इसी एक तो हम लोग माइक्रो में जा सकते हैं कि किस इंडस्ट्री पे कितना असर होगा, किस पे क्या लगाएंगे। बट जनरली अगर डिमांड रहता है तो टैक्सेस का जो नेट इम्पैक्ट है वो कम होता है। और दूसरा, जब आप बात करने के लिए तैयार हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल के आएगा। तो जो जो एटीट्यूड है और जो अटेम्प्ट है वो मैक्रो लेवल पे बहुत ही पॉजिटिव है। तो मैं नेट नेट यही एक्सपेक्ट करूंगा कि अंत में जो भी निकल के आएगा इसमें से बहुत बुरा नहीं होगा। इस चीज को मान के ही आप आगे चल सकते हो। अगर हम लोग यही सोचते रहेंगे कि बहुत ज्यादा इसमें हमारी गलतियां हो सकती हैं, हमने शायद बहुत ज्यादा कुछ किया है, तो शायद हम लोग आगे इस बात पे बढ़ ना पाए। तो इंडिया का रोल जो है ग्लोबल इकोनॉमी, आप इस तरह सोचिए कि करीब 10 साल में इंडियन इकोनॉमी जिस तरह आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये कहीं ना कहीं चाइनीज इकोनॉमी के साथ साथ उस साइज तक पहुंच जाएगी। और अगर उस साइज तक हम लोग पहुंचने वाले हैं तो श्योरली यूएस का जो बिजनेसेस हैं जो यूएस के, वो भारतीय मार्केट में अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और ये कुछ गलत भी नहीं है उनके तरफ से, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि कुछ मार्केट शेयर उनको भी मिले। हमने जब इतने सालों से उनके बाजारों में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचा है, वो भी चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स इधर बेचें। तो आई थिंक नेट नेट ये पॉजिटिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनेगा जिसमें कि ट्रेड जो है दोनों देशों का बढ़ने ही वाला है। सिर्फ निगोशिएशन फेज है ये, और इसके आगे आई थिंक पॉजिटिव है। देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, इस तरह सोचना चाहिए। चलिए, फेयर प्ले यूएस चाहता है आप कह रहे हैं, और नेट नेट पॉजिटिव ही होगा। जो बातचीत हो रही है वो यही इंडिकेट करे कि पॉजिटिव होगा। मैं भी मान लेता हूँ सर, अज्यूम करते हैं कि ट्रेड वॉर हमारे लिए नेगेटिव नहीं होगा। तो चीन पर सर जो टैरिफ लग रहे हैं या लगने वाले हैं, उससे हमारे यहाँ स्टील, केमिकल या फिर कुछ और सेक्टर पर तो इसका असर पड़ेगा, क्योंकि डंपिंग बढ़ सकती है, ऐसा आशंका है। इसको लेकर एक तो सर आप क्लैरिफिकेशन दीजिएगा, और हमारे मार्केट्स पर आप किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं अगर इन केस चाइना के ऊपर टैरिफ्स अगर बढ़ते हैं और वहाँ से डंपिंग हमारी इकोनॉमी में या फिर हमारे कुछ सेक्टर्स को लेकर चिंता पैदा करती है। तो उस पे तो सी आप काउंटर मेजर्स ले ही सकते हो। अगर आप डंपिंग के रिस्क देखोगे तो जरूर भारतीय गवर्नमेंट भी एंटी डंपिंग ड्यूटीज बढ़ा देंगी। बट आप अगर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर सोचेंगे कि चलिए कि 4 लोग हैं जो यूएस को प्रोडक्ट्स बेचते हैं, अगर हमने सब पे टैरिफ लगाया तो सबका एक्सपोर्ट कॉस्ट यूएस को बढ़ जाएगा। तो ऐसा एक दूसरे के अगेंस्ट ऐसा तो नहीं होगा कि किसी को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है या किसी को कम बेनिफिट हो रहा है। चारों देशों को पे जो इम्पैक्ट आएगा वो नेट नेट सेम आएगा कि सबके जो एक्सपोर्ट प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। और ये बढ़ने से बेनिफिट यूएस को क्या होगा कि उसकी जो इनकम है इन टैरिफ से वो बढ़ जाएगी। तो एंड में और ये चीज शायद डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू से बताई है सबको कि उनको कहीं ना कहीं अपना इनकम सोर्स जो है वो बढ़ाना है।
और ये टैरिफ्स एक तरीका है उस चीज को करने के लिए, बट साथ ही साथ वो अपनी कुछ बातों को भी मनवा रहे हैं। तो ऐसा है कि शायद शुरू में ज्यादा टैरिफ लगाएं, बट एंड में थोड़ा सा कम करके टैरिफ्स एक ऐसे लेवल पे रहेंगे जिनसे उनकी इनकम की जो प्रोपेंसिटी है वो भी बढ़ जाए, और दूसरे तरफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो काफी लिमिटेड हो। तो इसका इवेंचुअल इम्पैक्ट क्या होता है? आप सोचिए कि यूएस जो है उनका अगर एक साइड पे इनकम थोड़ा बहुत बढ़ता है, दूसरे साइड वो डोज जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उससे उनका एक्सपेंडिचर कम होता है, तो उनका जो डेफिसिट है वो घट जाएगा। और ये डेफिसिट घटने से यूएस के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे। एंड ऑलरेडी इस चीज की भनक जो है यूएस के बॉन्ड मार्केट को हो चुकी है, इसलिए यूएस के जो बॉन्ड यील्ड्स हैं पिछले एक महीने में कम हो गए हैं। अच्छा, नेट बोरोइंग जो है इमर्जिंग मार्केट स्पेसिफिकली जैसे इंडिया है, जो हम लोग फॉरेन बोरोइंग करते हैं डॉलर्स में, उस पे भी इंटरेस्ट रेट्स जब यूएस के कम होते हैं तो हमारी भी बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाती है। और उस पे उसके बाद फिर हमारा जो करेंसी है उस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। सो ये जो पॉलिसीज वो ले रहे हैं, हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि अरे टैरिफ आ गया क्या होगा, बट इसका जो इवेंचुअल मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो ये होगा कि बोरोइंग कॉस्ट्स दुनिया भर में कम होंगी, डॉलर का रेट कम होगा, और ये दोनों चीजें जो हैं दे आर प्रो इमर्जिंग मार्केट्स, प्रो यूरोपियन मार्केट्स। मतलब कि नॉन यूएस जो मार्केट्स हैं उनके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, और यूएस मार्केट कुछ हद तक शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पेन जरूर देखेगा, क्योंकि जब वो अपना खर्चा कम करता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी बहुत घट जाती है। तो इसमें जो ट्रेड बन रहा है, अगर आप कई ग्लोबल जो एसेट एलोकेटर्स के ट्रेड को देखेंगे, वो लोग कर क्या रहे हैं कि यूएस में अपना एलोकेशन कम कर रहे हैं और चाइना, यूरोप और इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ एलोकेशन बढ़ा रहे हैं। ये चीज यूरोप और चाइना में थोड़ा ज्यादा हमें नजर आ रही है, क्योंकि इन मार्केट्स ने शुरुआत में अपना जो स्टिम्युलस है पहले किया। ओके, तो यूएस पहले तो यूरोप ने किया, उसके बाद उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट्स घटाया, फिर चाइना ने शुरू किया सितंबर अक्टूबर से अपना स्टिम्युलस। इंडिया इस मामले में थोड़ा पीछे था, और इसीलिए भारतीय बाजारों में इस चीज का असर हमें अभी तक नहीं दिख रहा है। हमने आई थिंक एंड ऑफ जनवरी से शुरुआत करी कि सबसे पहले लिक्विडिटी मेजर्स जो हैं आरबीआई ने ढीले करे। उसके बाद बजट में गवर्नमेंट ने बोला थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, और जो पिछले साल के भी एक्सपेंडिचर्स जो अनस्पेंट एक्सपेंडिचर है वो भी अगर आप इस साल में गिन लेंगे तो नेट नेट जो है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं खर्चा ज्यादा करने वाली है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स की जो दर हैं आरबीआई ने घटाना शुरू किया। जो एनबीएफसी सेक्टर को उन्होंने हाई रिस्क वेटेजेस दिए हुए थे उनको कम किए। तो एक पूरा पॉलिसी स्टांस अगर आप ब्रॉडली देखें एक महीने के ऊपर, जो पूरा आरबीआई का पॉलिसी स्टांस है वो टाइटनिंग से लेके ईजिंग की तरफ जा रहा है। और ये डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि उन्होंने अभी इतना ही किया है आगे कुछ नहीं होगा। इनका पूरा डायरेक्शन चेंज हो चुका है। और इसको जब आप पूरी तरह देखेंगे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस आरबीआई मेजर्स, लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट्स, तो ये भारतीय बाजारों के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। बट क्योंकि हमने ये चीज थोड़ा देर से करी दूसरे बाजारों से, इसलिए इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे जो है वो थोड़ा रुक के आ रहा है, बट आएगा जरूर। तो ब्रॉडली जो मैंने पूरी जो बात कही इसमें इम्पैक्ट ये है कि यूएस का मार्केट जो है, जो पिछले कुछ सालों से दूसरे बाजारों को आउट परफॉर्म कर रहा था, अब हम देखेंगे कि यूरोपियन और एशियन मार्केट्स या इमर्जिंग मार्केट्स का जो परफॉर्मेंस है वो यूएस मार्केट से थोड़ा बहुत शायद ज्यादा हो अगले शायद एक या डेढ़ दो साल के टाइम फ्रेम में। तो काफी एसेट एलोकेशन जो है यूएस के बाहर होगा, और इसमें आई थिंक इंडिया विल अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट। ओके तो आपने कहा कि हमारी सरकार आरबीआई मिलकर कुछ स्टिमुलस के स्टेप्स ले रहे हैं, और उसमें अच्छी बात यह है कि हमारा आईआईपी ग्रोथ इंप्रूव हो क्या रहा है, जीडीपी ग्रोथ भी सुधरी है, इन्फ्लेशन भी हमारा 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंचता हुआ दिखा है। तो आरबीआई के पास कुछ रूम बचेगा आगे भी स्टेप्स लेने के लिए, मैं सर उसकी बात करता हूं। लेकिन ट्रंप साहब के साथ साथ ना ये ट्रेड वॉर के अलावा भी अगर हम देखें तो हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द है एफआईएस की बिकवाली। आपने जो यूएस की बॉन्ड यील्ड है उसकी बातचीत करी है, तो पहले ज़रा सर ये जो एफआईएस की बेरुखी है उसका क्या कारण आप समझते हैं, वो अगर आप थोड़ा एड्रेस कर पाएं। बाजारों के गिरावट को लेके हम लोग काफी क्रेडिट जो है ये एफआईआई के बिकवाली को देते हैं। शायद इतना ज्यादा क्रेडिट हमें नहीं देना चाहिए, और इसका कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि इनकी जो बिकवाली है ये कुछ कल शुरू नहीं हुई। इनकी बिकवाली 2015 या 16 के बाद हर साल या हर अगले साल देखी जाती है।
हर बार बाजारों में थोड़ा बहुत जब भी करेक्शन आता है हम लोग देखते हैं कि वो काफी ज्यादा बेचते हैं। हम्म। ये चीज पहले नहीं थी। 2014 के पहले हम लोग देखते थे कि नेट नेट कहीं ना कहीं उनका बाइंग ही ज्यादा रहता है। ये जो फर्क आया, ये क्यों आया, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे कि 2015-16 के बाद एफआईआईज पे विथहोल्डिंग टैक्स लगा। तो जब नया पैसा इमर्जिंग मार्केट्स को एलोकेट होता है, तो कई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसे मार्केट्स को अवॉइड करते हैं जहां पे विथहोल्डिंग टैक्स या जो हम लोग क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बोलते हैं इंडिया में, ये जहां पे लगता है थोड़ा बहुत एलोकेशन कम होता है। तो इस कारण से नेट एफआईआई सेलिंग जो है ओवर द इयर्स हम लोग देखते हैं कि काफी ज्यादा हमें दिख रहा है। और ये जो डेली डेटा आता है इसमें हम लोग कहीं ना कहीं आईपीओस को भी नहीं एडजस्ट करते हैं, तो नेट जो है वो इतना भी बुरा कभी कभी नहीं है जितना कि हमें डेली नंबर्स में दिखता है। हम्म। और ऐसा भी कुछ हुआ नया जो हमने कोविड के बाद की, इनफैक्ट कोविड भी नहीं बोलना चाहिए, 2017-18 के बाद डोमेस्टिक इन्वेस्टर इन्फ्लोज जो हम लोग इक्विटी फंड्स में देख रहे हैं वो भी काफी सपोर्टिव हो गए। तो एफआईआई सेलिंग का इम्पैक्ट अगर पिछले साल नहीं था, अगर पिछले साल भी उन्होंने बेचा, ऐसा नहीं कि 2024 में एफआईआई की सेलिंग नहीं थी, बट हम लोग तब क्रेडिट दे रहे थे कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। आज बाजार गिर रहा है तो हम लोग उनको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं कि एफआईआई के बेचने से बाजार नीचे है। तो ये बात थोड़ी गलत हो जाएगी। फैक्ट ये है कि बाजार काफी आगे निकल गया था, वैल्यूएशंस बढ़ गए थे, और कहीं ना कहीं उस चीज का एक हमने करेक्शन देखा है और स्लो डाउन भी आया है, क्योंकि इलेक्शन ईयर में गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है काफी हद तक कम हो गई। उन्होंने जितना बजट किया था उतना भी खर्चा नहीं किया। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन, अर्निंग स्लो डाउन जो हमने देखा पिछले साल, निफ्टी के अर्निंग्स करीब 27% से ग्रो हो रहे थे, और इस साल वो घट के करीब 12-13% तक अब आ गए हैं दिसंबर के क्वार्टर में। तो ये जो स्लो डाउन है इसका इम्पैक्ट आपके बाजार पे दिख चुका है। अब सवाल उठता है कि यहाँ से आगे क्या। अभी मैं आपको एक दूसरा आंकड़ा बताता हूँ, और ये सिर्फ कैश लेवल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का नहीं है, बट एक सेंटिमेंटल मेजर है कि हम लोग फ्यूचर्स मार्केट में जो एफआईआई और डीआई दोनों की पोजीशंस हैं उनको भी मॉनिटर करते हैं। फरवरी के बिगिनिंग में ऐसा सिचुएशन था कि एफआईआई का भारत में सबसे बड़ा शॉर्ट पोजीशन बन चुका था। ओके। और ये पोजीशन अभी भी है, थोड़ा बहुत ही घटा है, बट मार्च के पहले 2 हफ्तों में, इनफैक्ट कल का जो आंकड़ा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो डीआईआईज हैं, इनका इंडेक्स फ्यूचर्स में सबसे बड़ा ऑल टाइम हाई लॉन्ग पोजीशन बन चुका है। 59,009 कॉन्ट्रैक्ट्स, इतना लंबा लॉन्ग पोजीशन उन्होंने कभी किया नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये समझता हूं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो कि रिटेल का पैसा मैनेज करते हैं, ये भारतीय बाजारों पे अब इस लेवल पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। ओके। और सामने एफआईआईज अभी भी खड़े हैं, और डिबेट ये उठता है कि जीतेगा कौन। और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये है कि पिछले 4-5 साल का अगर हम लोग डेटा स्टडी करते हैं, ओके। जब भी इस तरह की स्थिति हमारे सामने आई है हाँ। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ही जीते हैं। ओके। तो मैं उसी पे बेट करूंगा कि अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इस लेवल पे, जिन पे कैश लेवल्स भी काफी ज्यादा हैं, इन्फ्लोज अभी भी आ रहे हैं, अगर वो बेट ले रहे हैं कि भारतीय बाजार यहाँ से बढ़ेगा ऑल टाइम हाई इंडेक्स फ्यूचर्स का पोजीशन लेके, तो मेरा मानना है कि बढ़ेगा जरूर। तो इस तरह मैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को काउंटर करूंगा कि उनका ठीक है, सेलिंग है, बट ये आता ही है हमेशा। बट समय आ गया है कि ये जो ट्रेंड है, ये जो पैटर्न है, कहीं ना कहीं रिवर्स हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्रेडिट देना ठीक नहीं है कि एफआईएस की बिकवाली हो रही है उस वजह से हमारे बाजार गिरे, लेकिन फिर भी एक अगर सर हम आंकलन करने की कोशिश करें तो ये एफआईएस की जो बिकवाली है और कितनी लंबी चल सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली तो FY25 में ही उनकी ओर से देखने को मिल चुकी है। क्या कुछ पॉलिसी की ओर से भी कदम आने की ज़रूरत है? क्या इसमें सरकार को कुछ टैक्सेस के मोर्चे पर भी कुछ फेरबदल करने की ज़रूरत है? टैक्सेस के मुद्दे पे अगर उन्होंने बदलाव लाया तो जरूर एफआईआई फ्लोज जो हैं बहुत ही जबरदस्त अपने देश में आ ही जाएंगे, और उसमें कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट मैं सरप्राइज नहीं हूंगा कि ये सब जो इतने टैक्सेस की बातें हो रही हैं, अगर आप एज अ इंडियन इन्वेस्टर अभी एलआरएस स्कीम के थ्रू आप यूएस में तो इन्वेस्ट कर सकते हो। यूएस तो हमारे ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स नहीं लगाता है कि आपने अगर यूएस में एनवीडिया के शेयर खरीद लिए और उसमें कुछ $10,000 कमा लिए, उस पर कोई आपको टैक्स नहीं लगता है। तो यूएस के इन्वेस्टर्स को टैक्स दर क्यों लगना चाहिए? एग्जैक्टली। मुझे पता नहीं ये मुद्दा उठा है कि नहीं,
बट अगर ये मुद्दा उठता है तो कहीं ना कहीं वाया यूएस अगर टैक्स रेट्स कम करने की बात आती है तो बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिव हो सकता है। अब ये होगा कि नहीं, ये तो जरूर हम लोग आगे ही देखेंगे। बट केस जरूर है, ये भी एक और जगह है जहां पे टैक्स में डिफरेंस है कि आप यूएस में हमें टैक्स नहीं लगता है, बट यूएस के इन्वेस्टर्स को इंडिया में टैक्स लगता है। एग्जैक्टली सर, मैं इनफैक्ट ये आपसे कहना भी चाह रहा था कि सरकार ने एलटीसीजी एसटीसीजी में की जो दरें हैं उसमें बदलाव करने से साफ इनकार कर दिया। आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो बड़े स्तर पर भारत में जो पैसा है वो लौटता हुआ आ सकता है। इनफैक्ट सरकार की ओर से तो ऐसे इंडिकेशंस आए हैं कि अगले कुछ हफ्तों में बाजार में स्थिरता लौट आएगी। और आपके हिसाब से सर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जस्ट टू इंश्योर कि विदेशी निवेशकों के लिए बाजार अट्रैक्टिव बने रहें, उनकी ओर से पैसा आए और इनफैक्ट उनके लिए एक रीज़न हो भारतीय बाजारों में पैसा लगाने के लिए क्या स्टेप्स लेने जाने चाहिए? ये टैक्सेस की बात तो हो गई, इसके अलावा भी कुछ और नीतिगत फैसले, कोई पॉलिसी फ्रंट पे भी फैसले लेने चाहिए? मुझे लगता है वो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। सिर्फ उसका असर हमें अभी तक नहीं दिख रहा है। जितनी मैंने बातें बताई लिक्विडिटी फ्रंट पे जो आरबीआई ने ली हैं, मतलब कि भारतीय जो इंटरेस्ट रेट की दर हैं वो कम होने वाले हैं। इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आप देख रहे हैं डेट इनफ्लोज पे। सी हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इक्विटी फ्लोज पे ध्यान रखते हैं काफी, बट जो डेट फ्लोज हैं जी। वो इस महीने पॉजिटिव हो गए। ओके, जनवरी के महीने में शायद थोड़ा नेगेटिव थे। तो डेट मार्केट में ऑलरेडी हम लोग फ्लोज देख रहे हैं इस चीज को लेके। सो एक सेंटिमेंटल चेंज जरूर आ चुका है। आ, और इसके सामने जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ और अर्निंग्स आउटलुक जो आगे का पॉजिटिव ही रहेगा, आई थिंक फॉरेन इन्वेस्टर्स को आने के लिए सिचुएशन तो ऑलरेडी बन चुकी है। आई थिंक दे वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बदल जाए और बाजार जब एक बार घूमने लगता है तो अपने आप सब लोग बाजार को चेज करने लगते हैं। जहां पे परफॉर्मेंस है वहां पैसा जाता है, यही है सिंपल जवाब। अब इंडियन बाजार पिछले 6 महीने में अंडर परफॉर्म कर रहा था कई एशियन इमर्जिंग मार्केट्स को पिछले 2 साल के आउट परफॉर्मेंस के बाद। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में पैसा जो एलोकेशन है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। और जैसे ही आपकी परफॉर्मेंस फिर से दिखने लगेगी वो एलोकेशन अपने आप ही वापस आ जाएगी। तो आई डोंट थिंक इसमें नया कुछ गवर्नमेंट को करने की जरूरत है। उन्होंने काफी कुछ ऑलरेडी किया हुआ है और काफी कुछ कर भी रहे हैं। आई थिंक पेशेंस इज द ओनली ओनली थिंग हियर दैट वी हैव टू हैव। अच्छा सर, वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो 26,000 के ऊपर के लेवल से 22,000 के नीचे तक के लेवल्स हमने निफ्टी पर देखे। ये जो करेक्शन हुआ, ज़्यादा करेक्शन हमने मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में देखा। एक बार तो स्मॉल कैप इंडेक्स 26% तक भी अपने हाई लेवल से फिसल गया था, बेयर टेरिटरी में भी चला गया था। अब आपको कैसे नजर आ रहे हैं सर भारतीय बाजारों के वैल्यूएशंस, खासतौर पर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की जहाँ तक बात है? तो इसमें क्या होता है ना कि कुछ सेगमेंट्स जो कि विदाउट ग्रोथ वैल्यूएशंस जिसके बढ़ गए थे, वो सेगमेंट्स में जो पिटाई हुई है वो सेगमेंट शायद वापस इतना ज्यादा ऊपर ना आए। बाजार जब चलता है ऐसा जरूर होता है कि गुड मार्केट लिफ्ट्स ऑल बोट्स, मतलब सब जहाज ऊपर आ जाते हैं। बट बहुत ही ज्यादा तेजी कुछ जगहों पे ऐसी भी हो रही थी जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, कुछ जगह थे जहाँ पे ग्रोथ है। तो ये आई थिंक एक सेग्रीगेशन है जो क्लियरली हो जाएगा। ऐसा ही कुछ लोगों को शायद याद ना हो, जिन्होंने पिछला बुल मार्केट देखा है उनको याद हो 2005 और 2007 के बीच में ऐसा ही कुछ हुआ था कि कई मिड कैप्स जो है आधे रास्ते रुक गए थे और कई स्टॉक्स, कुछ सेक्टर्स भी थे उस टाइम पे, जैसे ऑटो सेक्टर उस टाइम पे 2006 के बाद परफॉर्म ही नहीं किया 2008 तक। तो जहां पे ग्रोथ आउटलुक थोड़ा वीक हो जाती है वहां पे शायद हम लोग परफॉर्मेंस नहीं देखें। बट बाकी की जगहों पे जहां पे भी ग्रोथ आउटलुक पॉजिटिव है एक, और दूसरी बात जहां पे वैल्यूएशंस काफी कम है, क्योंकि वैल्यूएशंस की पूरी बात हो रही है। तो इसमें इसमें क्या होता है कि अनलेस मार्केट में बहुत ज्यादा मंदी का कुछ कारण बनता है, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो बाजार में पैसा जो है रीएलोकेट हो जाता है। रीएलोकेट मतलब अगर मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी है पूरे म्यूचुअल फंड या फंड इंडस्ट्री में, वो एक जगह से हट के दूसरे जगह जाता है। ये डोमेस्टिक लेवल पे भी होता है, ये ग्लोबल लेवल पे भी होता है। शुरू में मैंने कुछ बातें इसी चीज पे ग्लोबल लेवल पे बताई कि यूएस के एसेट से शिफ्ट होकर यूरोप और ये दूसरे मार्केट्स में जा रहा है। ये भी वैल्यूएशन का ही गेम है। अगर आप यूरोपियन पीई रेशियोज देखेंगे जी। तो प्राइस अर्निंग्स रेशियोज यूरोप के 12 टाइम्स 13 टाइम्स है, यूएस के 28 टाइम्स है। इस तरह का फर्क है। सिमिलरली भारतीय बाजार में भी आप देखेंगे कुछ सेक्टर्स हैं 30 टाइम्स पे, कुछ है 50 टाइम्स पे। बट अभी पिछले एक महीने में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेगमेंट कौन सा रहा है, वो है फाइनेंशियल्स के अंदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर। अब इन सेक्टर स्टॉक्स के अगर आप पी रेशियोज देखेंगे, ये है 12 टाइम्स 13 टाइम्स 15 टाइम्स।
ये सस्ते हैं, तो जितने म्यूचुअल फंड हैं उनका जो बाइंग इंटरेस्ट है इस सेक्टर में ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह का जो रीएलोकेशन ऑफ कैपिटल होगा हमारे बाजार में, तो जो सेक्टर्स में या तो ग्रोथ है जहां या फिर वैल्यू है, वहां पे पैसा रीएलोकेट हो जाएगा। तो वैल्यूएशंस कम है कई जगहों पे और कुछ जगहों पे ज्यादा है, और इस शिफ्ट को हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर वैल्यूएशन की जहाँ तक बात है, जैसे आपने कहा पीई यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स, तो एक पहलू वैल्यूएशन का है प्राइस और दूसरा है अर्निंग्स यानी कि जो तिमाही नतीजे हैं, जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी जैसे हम कहते हैं। तीसरी तिमाही के नतीजों की बात करें तो कुछ खास भरोसा हमने देखा नहीं है, एफआईज भारी मात्रा में अभी भी बेच ही रहे हैं। ऐसे में आपका क्या एक्सपेक्टेशन है सर Q4 जिस तिमाही में अभी हम ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर अगला वित्त वर्ष यानी कि FY26, क्या अर्निंग्स ग्रोथ पटरी पर लौटने के कोई इंडिकेशंस हैं हमारी इकोनॉमी में? तो जितना रिसर्च में पढ़ रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन ये है कि अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो हमें जून के महीने से थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव होता हुआ नजर आएगा। इस क्वार्टर में शायद इतना ज़्यादा फर्क नहीं नजर आए, थोड़ा बहुत ज़रूर आएगा बट उतना ज़्यादा नहीं। आई थिंक प्रीवियस क्वार्टर वॉज 12 to 13% अर्निंग्स ग्रोथ वाई ऑन वाई। ये क्वार्टर में अगर आप 15% तक भी देख लेते हैं तो इट विल बी अ पॉजिटिव साइन कि एटलीस्ट ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ आ रहा है। और उससे भी फर्दर आगे शायद नंबर्स बढ़ेंगे जून के महीने में, और वहां जाके शायद ज्यादा समझ में आए कि हाँ अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो अच्छा होने लगा है। क्योंकि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और रेट्स की जो ट्रेजेक्टरी है उसका जो पूरा इम्पैक्ट है वो अर्निंग्स पे आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में ही हमें दिखेगा। ठीक है सर, आप स्टिमुलस की बात कर रहे थे। हमारे जब दूसरी तिमाही के जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स आए थे बहुत ख़राब हो गए थे, 5.4% पर नंबर आ गया था। हालांकि तीसरी तिमाही में ग्रोथ थोड़ी सी सुधरी है। सरकार भी खपत को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बजट में भी कुछ अनाउंसमेंट्स हुए थे, 12 लाख रुपए तक जो सालाना आय है उसको टैक्स फ्री कर दिया गया था। कितनी गुंजाइश थी सर सरकार के पास इससे करने की, और कितना सही कदम आप इसे मानते हैं? आप कह भी रहे थे कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, केपेक्स को भी बढ़ाने की बातचीत की जा रही है, लोगों के हाथ में भी पैसा छोड़ने की जो कवायद है वो सरकार ने इस बजट के जरिए करी है। तो ये जो कंजम्पशन को बढ़ाने की सरकार कोशिश कर रही है, जो बजट का मूव था, ये कितना सही आप समझते हैं? कितनी सरकार के पास गुंजाइश थी इसकी? नहीं, गुंजाइश तो थी क्योंकि नेट नेट फिस्कल डेफिसिट उन्होंने मैनेज ही किया है। फिस्कल डेफिसिट को कम करने की जो चेष्टा है वो पूरी तरह दिख रही है। और इंटरेस्ट रेट के दर जब कम होंगे तो एक्चुअली स्पेंडिंग कैपेसिटी गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं आगे जाके सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर में बढ़ भी सकती है। इस चीज को हम लोग अभी से डिस्काउंट नहीं करेंगे, बट जब एक्चुअली जाके होता है तो हम लोग को फिर बाद में समझ में आएगा कि जो जीडीपी के नंबर्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चलो 6.3 है कि 6.5% है अगले साल का, हाँ। वो कहीं ना कहीं बढ़ के और ज्यादा भी आ सकता है। बट थोड़ा जल्दबाजी होगी इस चीज को एस्टिमेट करने, बट दीज आर पॉसिबिलिटीज। क्योंकि मिड ऑफ द ईयर जब आपके रेट्स भी घटते हैं, फिर आपके टैक्स रेवेन्यूज कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ जाती है कि क्या होने वाला है, और ये जो स्पेंडिंग का उन्होंने ट्रिगर दिया है इसका इम्पैक्ट आ रहा है, तो फिर आप और इजी हो जाते हो और आप और अच्छे से एक्सपेंडिचर भी बढ़ा पाते हो, और फिर उसका और पॉजिटिव इम्पैक्ट सेकेंड हाफ में दिखा जाता है। सो देर इज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक थियरी में। जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है इन मेजर्स का वो हमें अगले साल सेकेंड हाफ में और साफ साफ नजर आएगा। तो क्या सर इससे हमारी जो ग्रोथ है वो पटरी पर लौट आएगी? जैसे आप कह भी रहे हैं कि अगले साल हो सकता है कि 6.5% का जो प्रोजेक्शन है उससे भी और ऊपर के जो नंबर्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इस बार भी 6.4% की बात है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो 6.4% का अगर नंबर इस वित्त वर्ष का आना है तो 7.25% से हमें इस बार ग्रो करना होगा इस क्वार्टर में। मुमकिन है सर? पॉसिबल है ऐसा? मुझे लगता है पॉसिबल है। आई थिंक केस पूरा बनाया है गवर्नमेंट ने कि ये आंकड़े जो है ये अचीव हो जाएं। तो ऑप्टिमिस्टिक तो हैं कि लेवल्स जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाएंगे इस साल में। नॉट ओनली डोमेस्टिक फ्रंट, बट जैसे मैंने बताया कि स्टिमुलेशन कई ग्लोबल इकोनॉमीज जो दे रही हैं, ओवरऑल जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव रहेगा। जो शॉर्ट टर्म कंसर्न्स हैं वो धीरे धीरे मुझे लगता है अप्रैल के महीने के बाद डिस्काउंट हो जाएंगे। चलिए सर, मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी के लिए तो बजट में बहुत कुछ था, टैक्स पेयर भी खुश हो गया, खपत भी बढ़ जाएगी जिस तरह से सरकार ने कदम उठाए हैं, लेकिन जो प्राइवेट केपेक्स है यानी कि निजी निवेश है वो नहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि कई सालों से लैग कर रहा है। कितना बड़ा कंसर्न है और ये कब से पिक्चर में आना शुरू हो जाएगा?
तो या ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, बट इट लॉट डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट सपोर्ट ऑल्सो। क्योंकि जो केपेक्स साइकिल अभी तक हम लोग देख रहे थे, जो कैपिटल गुड कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी गवर्नमेंट स्पेंडिंग से लिंक्ड रही है। स्टैंड अलोन स्पेंडिंग साइकिल उस सेगमेंट में नहीं बढ़ा है। वो इमिजिएटली होगा नहीं होगा, क्या इंटरेस्ट रेट के दर कम होने से वो चीज़ शुरू होगी, ये सवाल शायद अभी भी आंसर करना थोड़ा मुश्किल है। होप जरूर रहेगा कि कहीं ना कहीं वो चीज़ ट्रिगर हो, बट इकोनॉमिक जो पैटर्न है वो कुछ ना कुछ बदला भी है अराउंड द वर्ल्ड। डिपेंडेंस गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे या फिजिकल डोमिनेंस पे काफ़ी बढ़ चुका है। तो जिस हद तक गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं, शायद उसी एट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यही बोल सकते हैं कि उसी हद तक प्राइवेट स्पेंडिंग या प्राइवेट एक्सपेंडिचर होगा। ये बोलना कि प्राइवेट कैपेसिटीज जो है पूरी तरह कंप्लीट हो गए और वो नए कीपेक्स सेटअप करेंगे, वो कॉन्फिडेंस इमिजिएटली तो नहीं दिख रहा है। अगले साल का पता नहीं, तो इट्स आई थिंक लिटिल हार्ड टू एस्टिमेट दैट राइट नाउ। आरबीआई का कॉन्फिडेंस कैसा है, क्योंकि खपत बढ़ने से आपको नहीं लगता कि सर महंगाई भी बढ़ती हुई दिखेगी? आरबीआई के पास रेट कट की गुंजाइश कितनी बचेगी? मैं किसी एजेंसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि 9 से 12 महीने में शायद 75 बेसिस पॉइंट और रेपो रेट में कटौती हो सकती है। तो जिस तरह का सिनेरियो है, आप कितनी गुंजाइश और देखते हैं रेपो रेट कट की इस साल में? तो आई थिंक सी डायरेक्शन तो उन्होंने सेट कर दिया है 25 बेसिस पॉइंट्स करके। पूरे साल में 50 होगा कि 75 होगा, इन दोनों के बीच में हम लोग आंकड़ा रख सकते हैं। होप करूंगा कि पूरा कर पाए, 75 कर पाए, 100 बेसिस पॉइंट्स भी कर पाए, बट लॉट ऑफ दैट डिपेंड्स ऑन अचीविंग इन्फ्लेशन टारगेट्स, कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 4% के नीचे ही रहे। यूएस भी इस चीज को चाहता है, और इसमें जो काफी बड़ा कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स होते हैं जो काफी इसमें रोल प्ले करते हैं। एक है कि वेज इन्फ्लेशन, मतलब लोगों की जब सैलरीज या इनकम्स बढ़ती हैं, इससे कभी कभी इम्पैक्ट होता है। और दूसरा आता है तेल के भाव से। अब तेल के भाव जो हैं, वो कहीं ना कहीं यूएस ने इंश्योर किया है कि ना बढ़े। उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ा के रखने की पूरी तरह प्लानिंग करी है। श्री डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार बोला है कि ऑयल वो काफी ड्रिल करेंगे, पंप करेंगे। और ऐसा उन्होंने अगर किया, जो तेल के भाव हैं वो $60, $65 या $50 इसी रेंज में शायद घूमते रहे, या थोड़ा बहुत कम भी हो जाए। और ये सिंगल एक फैक्टर है जिससे शायद इन्फ्लेशन के रेट्स अगले 6 या 12 महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं। तो ये सारे सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट के दर कम करने के लिए एक ट्रिगर पॉइंट मिल गया है। तो एक विंडो है, हम लोग बोल सकते हैं एक टाइम विंडो है, जिसमें कि तेल के भाव जब कम है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फ्लेशन नंबर्स में। तो इन्फ्लेशन नंबर्स कम होते होते हुए इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की सबको सबको एक चांस है, कि सब सेंट्रल बैंक्स को एक चांस है कि वो करें। और होगा, मेरे हिसाब से होगा जरूर। चलिए सर, मैं आपका काफ़ी समय ले चुका हूं, केवल आखिरी दो सवाल हैं, बहुत अहम सवाल हैं ये। बजट ना सर, पूरा ये जो ट्रम्प साहब ने ट्रेड वॉर छेड़ दिया ना, उसके नीचे कहीं ना कहीं दब गया। तो आपके हिसाब से सर, बजट किन सेक्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव या फ़ायदेमंद था, और किन सेक्टर्स को इससे सबसे ज़्यादा आप नुकसान समझते हैं? नुकसान बोलना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नुकसान जो बाजारों में हम लोग देखते हैं वो कई बार वैल्यूएशन या एक्सेसेस को लेके होता है। बट बजट एज लॉन्ग एज इट इज एक्सपेंशनरी, मतलब जब तक खर्चा ज्यादा हो रहा है, इसके दो तीन इफेक्ट्स होते हैं। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इनडायरेक्टली आप कमोडिटी जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, डिमांड जो है वो देश में बना रहता है। सीमेंट जो एक कमोडिटी है जो कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। केपेक्स स्पेंडिंग से कैपिटल गुड सेक्टर, अब जैसे मैंने इसलिए बोला कि जब लोगों की इनकम्स कम की है, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि एफएमसीजी सेक्टर काफी अच्छा करेगा। बट एफएमसीजी सेक्टर ऐसा भी है एक, जिसके वैल्यूएशंस जो है हिस्टोरिकल स्टैंड पॉइंट से काफी ज्यादा हैं। तो इसलिए सेक्टर को बेनिफिट है, बट उनके शेयर प्राइसेस किस हद तक उसका बेनिफिट ले पाएंगी, वो एक अलग सवाल बन जाता है। बट पॉजिटिव कई इन इन सब सेक्टर्स के लिए है। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे सर। एफआईएस की बिकवाली
रुपया कमज़ोर हो रहा है, ट्रेड वॉर, यूएस की बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स जैसा भी है, सब सिचुएशन जो हमारे सामने है, आपके हिसाब से बाजार में फिलहाल कहाँ निवेश करने के मौके हैं? इक्विटी यानी कि शेयरों में, डेट में, या फिर सोने में? कुछ सेक्टर्स या कुछ स्टॉक्स भी अगर आप बता पाएं सर प्लीज़। तो स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स नहीं है, इसलिए स्टॉक्स के नाम लेना मुश्किल है। फेयर बट इनफ। ब्रॉड में सेक्टर्स बताता हूँ जो पिछले एक महीने में जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस हम लोग देख रहे हैं, और मुझे लग रहा है यहाँ पे परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। जो टॉप टू सेक्टर्स निकल के आ रहे हैं, एक तो मैंने बताया पहले, एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसमें लोग जो इंडेक्स में टॉप स्टॉक्स हैं, चाहे एक या दो ही हैं, उन पे भी ध्यान दें तो काफी स्ट्रेंथ ऑलरेडी दिख रही है, और वो चीज शायद कंटिन्यू रहे, तो वहां पे लोग ध्यान दें। दूसरा जो सेक्टर टॉप परफॉर्मिंग पिछले महीने का है वो है मेटल सेक्टर, कमोडिटीज को लेके। तो कमोडिटी सेक्टर में कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, ये जो तीन सेगमेंट्स हैं, इनकी जो कंपनियां हैं, इनसे भी बेनिफिट आएगा, तो इन पे लोग ध्यान दें। तो ये जो टू सेक्टर्स मैं बोलूंगा जो ऑलरेडी टॉप परफॉर्मिंग है पिछले महीने में, और आगे भी जाके शायद परफॉर्मेंस इनका कंटिन्यू रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि डेट सोने की बजाय इक्विटी में ही निवेश करें? मुझे ऐसा लगता है, ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि सोने के भाव नहीं बढ़ेंगे। बट यूजुअली जब बाजार एक डिफिकल्ट फेज में जाते हैं, जैसे पिछले 6 महीने, उस समय पे गोल्ड जरूर, सोना का भाव जो है वो ज्यादा आउट परफॉर्म करता है। बट जब इक्विटी आउट परफॉर्म करता है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि इक्विटी में एलोकेशन रहे, या सोने में कुछ एलोकेशन रखना भी अच्छा रहेगा, कुछ परसेंटेज अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का। क्योंकि सोने के भाव भी बढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं कि इक्विटी बढ़ेगा तो सोने के भाव नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कमोडिटी साइकिल की जब हम लोग बात कर रहे हैं, कमोडिटी स्टॉक्स, तो उसमें सोना भी कहीं ना कहीं लीड करता है, हमें इंडिकेशन देता है। और भारत में ऐसा होता है कि जब यूएस डॉलर घटता है तो भी सोने का भाव बढ़ता है, जब इंडियन रुपी घटता है तो भी सोने का भाव बढ़ता है। तो हम लोग को ड्यूअल बेनिफिट मिलता है इस चीज का, जो कि दूसरे बाजारों में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो गोल्ड के डॉलर प्राइसेस कम हो जाते हैं, बट रुपी टर्म्स में हमें सपोर्ट मिल जाता है। तो नेट नेट इंडियंस के लिए गोल्ड हमेशा पॉजिटिव रहा है। बट राइट नाउ आई थिंक ये लेवल्स पे इक्विटी के करेक्शन के बाद इक्विटी एलोकेशन थोड़ा बढ़ानी चाहिए, और गोल्ड का एलोकेशन थोड़ा कम करना चाहिए। इक्विटी का एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए। इक्विटी के आउट परफॉर्मेंस के इंडिकेशंस हैं, मुझे जो आपकी बातचीत से समझ आ रहे हैं सर, वो इस तरह से देखने को मिले। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, इतना कीमती समय आपने हमें दिया। बाजार के बारे में, ट्रम्प साहब के बारे में, एफआईएस की बिकवाली, किन सेक्टर्स में कहाँ पे एलोकेशन हो सकता है, गोल्ड के प्राइजेस कैसे रह सकते हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।